देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी कार्य समिति बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र देव सिंह और पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में यह तय हुआ कि प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष अगर पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें पद छोड़ना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रहित में काम करने के लिए जमीन से शुरुआत की है और आज बीजेपी इंटरनेशनल लेवल पर छा गई है। वहीं कार्य समिति की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने गरीबों का, वंचितों का, मजदूरों का, दलितों का काफी हद तक दिल जीतने में कामयाबी हासिल की है। हम दिल जीतेंगे उनका और वो कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। बहनों भाइयों, यहां पर मैं अपने मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारी योजनाएं जो यहां पर लंबित पड़ी हुई थी, उन योजनाओं को भी आपने मुख्यमंत्री बनने के साथ आपकी सरकार ने लागू किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र। कहना चाहूंगा, इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहनों भाइयों, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसकी आप सबको जानकारी है कि हर किसान के खाते में 6-6 हजार रुपया जिस तरीके से प्रतिवर्ष डाला गया है, उसकी भी जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है कि हम उनकी आमदनी को दोगुना करेंगे। मैं अपने किसान भाइयों से भी विनम्र अपील करना चाहता हूं, बातचीत के द्वारा ही उसका समाधान हो सकता है। आप बैठिए, बातचीत करिए, समाधान निकलना चाहिए और ये आंदोलन का सिलसिला समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। दोगुना तो होगी ही होगी, कोशिश है आगे भी इसे बढ़ाने की। एमएसपी किसी भी सूरत में बंद नहीं होगी। प्रदेश की कार्य समिति स्वाभाविक है लोगों को पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देने, प्रेरणा देने और चूंकि हम दोनों जगह सरकार में हैं, जनहित के किए गए कार्यों से अवगत कराने और नई कार्य योजनाओं बनाने के लिए समय समय पर होती रहती है। कार्य समिति के सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन और सभी को शुभकामनाएं। एमएसपी के माध्यम से आप आज देख सकते हैं 2014 की तुलना में 2019 में कितना दाम एमएसपी में वृद्धि हुई है, व्यापक वृद्धि हुई है। एमएसपी देने के साथ ही यह भी घोषणा करके एमएसपी जारी रहेगी, ये प्रधानमंत्री जी बार बार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त करने की साजिश हो रही है। देखिए, वो बुरी तरीके से हताश व्यक्तित्व के धनी हैं और वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, संप्रदाय विशेष के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए उनको किसी और से तो कोई मतलब है नहीं। उत्तर प्रदेश पे हमारा मुस्लिम बंधु सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। 17 से 19% मुस्लिम आबादी होगी और यहाँ 35 से 37% के बीच में जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो इससे बड़ा न्याय कहाँ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सबके लिए बराबर का व्यवहार है। हम जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति समय समय पर होती रहती है और संगठन के कामों की चर्चा, साथ ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लोक कल्याण के कार्यक्रमों की चर्चा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के कामों की चर्चा, लगातार लोक कल्याण के कार्यक्रमों को केंद्र और प्रदेश सरकार ने फोकस किया है और जन जन तक लोक कल्याण की नीतियों को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा करने का काम केंद्र और प्रदेश सरकार ने किया है। आज हमारे तमाम प्रदेश भर के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य यहाँ एक दिवसीय कार्य समिति में भाग लेने के लिए आए हैं। सब में उत्साह है, भरपूर उत्साह से लबरेज हैं। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी के द्वारा आज कार्य समिति का उद्घाटन सत्र लिया गया है। कर रहे किसानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, चाहे आदरणीय नड्डा जी हों, आदरणीय गृह मंत्री जी हों, आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी हों, सभी ने हमेशा कहा है कि स्पष्ट रूप से हमारा मन खुला हुआ है, स्पष्ट रूप से हम किसान की आय दोगुना करने की ओर बढ़ रहे हैं, संकल्पित हैं। आपके पास यदि कोई सुझाव है आप दीजिए,
हमेशा भारतीय जनता पार्टी उन सुझावों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बेबाक तरीके से कई जवाब दिए हमारे सवालों के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने, और साफ तौर पर कहना है कि किसान बातचीत के लिए सरकार के साथ आए और सरकार उनकी तमाम बातें मानने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनता टीवी यूपी उत्तराखंड के संपादक के उपाध्याय की ओर से लिखी पुस्तक मोदी योगी विजन विकास और उत्तर प्रदेश का विमोचन किया। आपको बता दें कि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूबे के मुखिया ने जनता टीवी और के उपाध्याय जी के पत्रकारिता जगत में उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने की ओर बढ़ रहे योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। उत्तर प्रदेश की बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने भागीदारी संयुक्त मोर्चा के विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि धज्जियां उड़ाने में योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी सिर्फ एक ही मजहब और जाति बिरादरी की बात करते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में जितने एनकाउंटर किए हैं उनमें से 37% मुसलमान थे। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान परेशान। ओवैसी के इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। इसके अलावा रामलला के नाम से मशहूर विनय कटियार ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों की मानसिकता खराब हो गई है, उनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। ओवैसी साहब ने जो कहा है ये दुखद है। वो हमेशा धर्म की राजनीति पर भरोसा रखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। नहीं, न्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ। जो अराजक तत्व है उन पर कार्रवाई हो रही। ओवैसी तो वोट की राजनीति कर रहे हैं। उनको कोई दो मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में मिल नहीं रहे खोजे, इसीलिए वो परेशान हैं। कहीं उनको कोई मिलता नहीं है, तो उनके विषय में इससे अधिक कुछ कहना ठीक नहीं है। ओवैसी के इस विवादित बयान के बाद बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने ओवैसी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनिए। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए और उनसे कहिए कि इतनी % क्यों आ रही है आपकी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची में खामी को लेकर सरकार ने अपनी गलती को मान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साल 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू कर पंचायत चुनाव कराने के निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि साल 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। वहीं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश भी पारित किए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 87वीं जयंती पर उनको नमन किया। काशीराम की जयंती पर मायावती ने मीडिया से बातचीत भी की और कहा कि हमारी पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के दिखाए रास्ते पर चल रही है।
उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के अनुभव को बेहद खराब बताया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी गठबंधन में हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टी का वोट हमको नहीं मिल पाता है। मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हुई धक्का मुक्की और सपा नेता अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर मामले में अब उनके चाचा शिवपाल यादव का समर्थन उन्हें मिल गया है। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव पर लगे मुकदमे सरासर झूठे हैं। उन्होंने कहा कि झूठी कार्रवाई किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। में जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो हमारे पार्टी के लोग भाग ऐलान की बात की, जांच करना नहीं छोड़ते हैं और ये लगातार कहते हैं उनका अस्तित्व तो नहीं है, क्या कहेंगे? अब देखिए, अब सब लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है और देश के लोग जानते हैं उनके बारे में। उसके बारे में हम क्या कहें जब सब जानते ही हैं। और उसकी वजह से तो पार्टी कहाँ थी, किस मुकाम पर थी समाजवादी पार्टी, अब सोचना कहाँ थी पार्टी और किस मुकाम पर थी और आज कहाँ आ गई पार्टी। यूपी सरकार के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। आज यूपी में वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। जिलों में कुछ प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ सीएससी, पीएससी जिला अस्पतालों में वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। यूपी में सीएचसी और पीएससी अब सप्ताह से 6 दिन वैक्सीनेशन किया जाएगा। लखनऊ के सिविल अस्पताल में करीब 100 से ज्यादा पीएससी के जवान और बुजुर्ग लाइन में दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सीएससी, पीएससी और जिला मुख्यालय पे तमाम जो बूथ बनाए गए हैं उन पर आज वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। हम इस वक्त सिविल अस्पताल में हैं, यहाँ पर 2 बूथ हैं, लेकिन आज भीड़ ज़्यादा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि 2 जो केंद्र बने हैं वैक्सीनेशन के 2 बूथ हैं। यहाँ पर एक बूथ की हालात हैं, कुछ अंदर भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर वेटिंग रूम है, जहाँ जो वैक्सीनेशन दी जा रही है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे और साथ ही साथ जिस तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर आज सीएससी, पीएससी उत्तर प्रदेश में सभी जगह पे वैक्सीनेशन हो रहा है। छोटे अस्पताल हो या और वो भी करीब सप्ताह में 6 दिन के लिए बताया गया है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है, आज कुछ भीड़ ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज मंडी है इसलिए आज भीड़ ज़्यादा है। क्या सब दिन ऐसी भीड़ रहती या फिर आज उत्तर प्रदेश में चूंकि पूरे सीएससी, पीएससी सब जगह कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीनेशन का? हमेशा भीड़ रहती है सर, यहाँ पे रोज ही भीड़ होती है। 200 मतलब 250 रोज इंजेक्शन लग रहा है। सिविल में 2 बूथ बने हुए हैं वैक्सीनेशन के। दिन भर में दोनों बूथों में कितने लोग वैक्सीनेशन लगवाते? 200 से ऊपर सर, 220, 250 ऐसे ही रहते हैं। माना क्या है कि एक दिन में कितने आपको लगाने होते हैं? लगाने का टारगेट तो बहुत कम होता है, लेकिन लग जाते हैं 250-300 पर डे लग जाते हैं एक सेक्शन पे। तो इस भीड़ को आज कैसे संभालेंगी क्योंकि वर्णन ज्यादा है, ऐसे में कोई और व्यवस्था की? कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। जमा हो रहे हैं कार्ड, वहाँ एंट्री हो रही है, एंट्री होने के बाद कार्ड जमा हो रहे हैं, जमा होने के बाद एक एक करके भेजा जा रहा है और एक एक लोगों के लग रहा है। वेटिंग रूम में बैठाए जा रहे हैं, आधा घंटा वेट करके उसके बाद जा रहे हैं लोग। तो ये व्यवस्था है जिस तरीके से सरकार ने एक प्रयास किया कि आज से सोमवार को जिस तरीके से सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल या फिर बड़े अस्पतालों में बृहद स्तर पे कार्यक्रम वैक्सीनेशन का चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर और अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। देश के किसानों की खुशहाली के लिए रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य है, उसको लेकर सरकार लगातार काम भी कर रही है और निश्चित रूप से ये पूरा भी होगा। उन्होंने कहा कि जो सदियों से हम लोग इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, वो हम सबकी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। मुजफ्फरनगर में कोरोना की पहली डोज लगवाने के लिए जिला अस्पताल में बीजेपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद डॉक्टर्स की टीम को बधाई दी और जिला अस्पताल में स्थित कोविड रूम का निरीक्षण करने के साथ साथ कई विभागों का भी निरीक्षण किया।
इस कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान रालौद के पूर्व सांसद अमीर आलम भी अपने बेटे नवाजिश आलम के साथ पहुंचे, जहां कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। लखनऊ के हजरतगंज में बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 पर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने समय रहते आत्मदाह से उसे बचा लिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो पुलिस की कार्रवाई से नाखुश है और इस वजह से ये कदम उसने उठाया। वहीं पीड़ित महिला ने एक फुरकान नाम के युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कहा कि फुरकान नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाए। मड़ियाव थाने में आयुष किशोर के सरेंडर करने के बाद अंकिता ने वीडियो जारी कर जिसमें उसने आत्महत्या की धमकी देते हुए कहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार आयुष और उसके पिता कौशल किशोर होंगे। वहीं सांसद की बहू अंकिता ने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तुमने जो भी किया मेरे साथ, तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही, छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी। और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम ही तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, से मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा। कोई फायदा नहीं है, सब बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई। बीजेपी से सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता ने वीडियो जारी करने के बाद खुद को जान से मारने की कोशिश की। आयुष की पत्नी अंकिता ने सांसद के घर के बाहर अपने हाथ की नस भी काट ली। अपने हाथ की ये नस काट ली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अंकिता की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अंकिता ने जनता टीवी से बात करते हुए कहा है कि वो आयुष से मिलने और उसके घर गई थी, लेकिन उसके घर वालों ने उसे मिलने से इनकार कर दिया। जहाँ जा रही हूँ सारी चीजें मेरे साथ ही, मेरे ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। मैं गलत ना होते हुए भी गलत ठहरा जा रही हूँ। क्यों ठहरा जा रही हूँ? जब मेरी कोई गलती नहीं है तो फिर मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? मेरे साथ क्यों गलत किया जा रहा है? बयान दर्ज कराने में तो थाने पे गई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया साफ तौर पे कि यहाँ पे आयुष आया ही नहीं है, जबकि वहाँ पे आयुष गया था, उसने अपना बयान दर्ज कराया। उसके बावजूद भी मुझे मना किया गया और उसके परिवार वालों ने मुझे पहचानने से मना कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो अंकिता ने अपने हाथ की नस को काट लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति और साहित्य की राजधानी कही जाने वाली काशी में अब अनोखी लाइब्रेरी खुलने जा रही है। ये लाइब्रेरी बनारस ही नहीं बल्कि यूपी के लिए खासा आकर्षण का केंद्र होगा। ये लाइब्रेरी गंगा की गोद में चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। वाराणसी जिला प्रशासन ने काशी और देश के साहित्य और संस्कृति को आने वाले पर्यटकों के सामने रखने के लिए गंगा नदी में नाव पर लाइब्रेरी खोलने जा रही है, जो जल्द ही पर्यटकों के लिए तैयार कर दी जाएगी, जहां पर्यटक इन किताबों के जरिए देश के साहित्य और संस्कृति के बारे में बड़े ही आसानी से पढ़ सकेंगे। ये बहुत ही नेक पहल है, क्योंकि माँ गंगा का तट, जहाँ पे आपको एक अलग ऊर्जा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि गंगा माँ को आप देखते रहिए तो आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव होगा। तो यहाँ कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा बनेगा, और चलती हुई लाइब्रेरी हो तो क्या पूछने की बात है। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो आत्मसात भी होगा, और माँ गंगा का दर्शन भी करते रहेंगे, काशी का दर्शन करते रहेंगे, और साथ साथ वैसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि काशी जो नगरी है वो ज्ञान की नगरी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।